हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियाज़ वुड बी नंबर 1 फेवरेट फार्मेसी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ब्राइट फार्मा। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को आपने विजिट किया है या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर में, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के लिए आप अपना हाथ यूज़ करो, उंगली यूज़ करो या फिर पंजा यूज़ करो, या आप डिसाइड कर लो, बट मेरी चैनल सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। और उसके बाद आपको दिखेगा ये बेल आइकन, तो बेल आइकन पे भी आपको क्लिक कर लेना है। बेल आइकन पे क्लिक करने से क्या होगा कि जब भी हम अपनी लेटेस्ट वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए कुछ भी चार्जेस नहीं होते। तो बस आप अगर यहाँ पे सब्सक्राइब पर हिट कर लेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप तक हर एक वीडियो पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो आज की वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट पार्ट 6 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं टैबलेट में। पार्ट 5 में हमने देखा था कि टैबलेट कंप्रेशन मशीन क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, उसका वर्किंग मैकेनिज़्म क्या होता है। तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट पार्ट 5 जो टैबलेट कंप्रेशन मशीन के बारे में है वो देख सकते हैं, और बाकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आज की वीडियो की लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट इज़ आपको ये समझ में आएगा कि फंक्शनल एंड विजुअल डिफेक्ट्स क्या होते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड इज़ आप ये डिटरमाइन कर पाओगे कि टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। और थर्ड इज़ जो डिफेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसके लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसे रिमूव करने के लिए आप कौन कौन सी रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जब इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट लार्ज स्केल पे टैबलेट का प्रोडक्शन करते हैं तब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसे वो सॉल्व भी करते हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं विजुअल डिफेक्ट्स। अब ये विजुअल डिफेक्ट्स होते क्यों हैं? द फर्स्ट रीज़न इज़ इनएडिक्वेट फाइंस। ग्रैनुल हम बनाते हैं टैबलेट कंप्रेस करने के लिए, लेकिन उसमें फाइंस होती है, तो फाइंस होने की वजह से विजुअल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, लाइक कैपिंग, जो हम अभी देखने ही वाले हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो एक रीज़न हो सकता है इनएडिक्वेट फाइंस एंड सेकेंड रीज़न इज़ इनएडिक्वेट मॉइस्चर इन द ग्रैनुल्स। कभी कभी फाइंस ज़्यादा होती है, कभी कभी ग्रैनुल्स में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता। ये तो हुआ फॉर्मुलेशन के बारे में। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन सी फॉल्टी होती है, मशीन का सेटिंग फॉल्टी होता है, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी की टैबलेट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो पाती है। तो ये सारी टैबलेट की डिफेक्ट जो है ये हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, उसके कॉजेज़ आइडेंटिफाई करने आने चाहिए और उसके बाद उस पर रेमेडीज़ भी अप्लाई करनी आनी चाहिए। और फंक्शनल डिफेक्ट्स जो होते हैं वो फॉल्टी फॉर्मुलेशन की वजह से होते हैं। देखते हैं कि बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज़ क्या होते हैं। सो बेसिक प्रॉब्लम इज़ फर्स्ट इज़ विजुअल डिफेक्ट्स। विजुअल डिफेक्ट जो होते हैं वो हम आई से डिटेक्ट कर सकते हैं, नेकेड आई से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसे विजुअल डिफेक्ट्स कहते हैं। सेकेंड इज़ वेट वेरिएशन। अब ये हम वेट वेरिएशन जो है ये ज़्यादातर हम वेट करके ही डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि आँखों से हम पता नहीं कर पाएंगे कि किसका वेट ज़्यादा है किसका वेट कम है। तो बेहतर है कि हम टैबलेट का वेट करें और उसके बाद हम डिटरमाइन करें क्या ये टैबलेट वेट वेरिएशन के टेस्ट से पास है या फिर फेल है। थर्ड इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। हमें एक टैबलेट में कितना डोज यूनिफॉर्म है ये भी चेक करना होता है। फोर्थ इज़ रिलीज़ प्रोफाइल रेट। जो टैबलेट हमने बनाई है उसका रिलीज़ प्रोफाइल क्या है ये भी चेक करना होता है। एंड फिफ्थ इज़ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। टैबलेट बनाने के बाद उसे होलसेलर तक या फिर रिटेलर तक जो ट्रांसफ़र करते हैं हम टैबलेट, तो ट्रैवलिंग के दौरान टैबलेट टूटनी नहीं चाहिए, ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। और एडमिनिस्टर करने के बाद वो डिसइंटीग्रेट भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ऑप्टिमम हार्डनेस की टैबलेट हमें बनानी पड़ती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ में फर्स्ट इज़ हार्डनेस एंड सेकेंड इज़ फ्राइबिलिटी। ये सारे टेस्ट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में आती है, जो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं।
अब फिलहाल तो डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स सी अबाउट विजुअल डिफेक्ट्स। क्या होते हैं ये विजुअल डिफेक्ट्स? जो डिफेक्ट्स हम आईज से डिटरमाइन कर पाते हैं वो होते हैं विजुअल डिफेक्ट्स। अब ये विजुअल डिफेक्ट्स यूजुअली क्या होते हैं? ये होते हैं इम्परफेक्शंस, और ये जो इम्परफेक्शंस होते हैं टैबलेट में वो किन रीज़न से होते हैं? तो फर्स्ट रीज़न इज़ टैबलेटिंग प्रोसेस, सेकेंड इज़ फॉर्मुलेशन डिज़ाइन और वी कैन से एक्सिपिएंट, एंड थर्ड इज़ मशीन। अब ये जो रीज़न्स हैं ये एक एक करके भी हो सकते हैं या फिर सारे रीज़न कंबाइन होके भी डिफेक्ट्स मिल सकते हैं। नाउ वी विल सी द फर्स्ट रीज़न ऑफ विजुअल डिफेक्ट, दैट इज़ टैबलेट प्रोसेस रिलेटेड। अब ये जो है ये है टैबलेट प्रोसेस रिलेटेड डिफेक्ट्स। तो टैबलेटिंग में जितने भी प्रोसेस आते हैं तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसे टैबलेटिंग प्रोसेस रिलेटेड डिफेक्ट कहते हैं। उसमें फर्स्ट डिफेक्ट आता है कैपिंग, सेकेंड इज लैमिनेशन, थर्ड इज क्रैकिंग एंड फोर्थ इज चिपिंग। देखते हैं कि कैपिंग, लैमिनेशन, क्रैकिंग, चिपिंग एक्चुअली दिखते कैसे हैं डिफेक्ट, क्योंकि इसे विजुअल डिफेक्ट में कैटेगराइज किया है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये दिखते कैसे हैं, तो हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हमें प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये फिगर में आप फर्स्ट ये जो फिगर है यहाँ पे देख पा रहे हैं कैपिंग। इसमें क्या हुआ है कि अपर पोर्शन जो है ये ऊपर उठ चुका है मेन टैबलेट बॉडी से, ये दिख रहा है कैप की तरह। ठीक है, लैमिनेशन में क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में ये टैबलेट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। और ये क्या है, ये है क्रैकिंग, टैबलेट के ऊपर क्रैक्स गए हैं इसलिए इसे कहते हैं क्रैकिंग। और ये जो है ये है चिपिंग, टैबलेट के जो पेरिफेरल एजेस है ना, तो पेरिफेरल एजेस से इसके चिप्स उड़ चुके हैं, तो ये है चिपिंग। अब इन डिफेक्ट्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सेकेंड टाइप है फॉर्मुलेशन रिलेटेड। फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स में क्या आएगा कि हम फॉर्मुलेशन करते वक्त, चाहे वो ग्रैन्यूल का फॉर्मुलेशन हो या फिर टैबलेट कॉम्प्रेशन करती हो, तो ये जो फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट होते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ आएगी? तो इसमें आएगा स्टिकिंग, सेकेंड इज पिकिंग, थर्ड इज बाइंडिंग एंड द लास्ट इज मशीन रिलेटेड। और मशीन रिलेटेड ये जो टैबलेट रिलेटेड मशीन है ना, तो ये मशीन के फॉल्टी मशीन होने की वजह से भी टैबलेट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, विजुअल डिफेक्ट्स। तो उसमें आएगा डबल इम्प्रेशन। अब ये जो मेन रीजंस होते हैं उसमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं ये हमें वन बाय वन पढ़ने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब कैपिंग जो है ये फॉर्मुलेशन की वजह से भी हो सकता है और मशीन की वजह से भी हो सकता है। तो उसमें कौन से कॉजेज़ आएंगे और उसके लिए कौन सी रेमेडीज़ होगी, मशीन के लिए अलग होंगी और फॉर्मुलेशन के लिए अलग होगी, तो ये हम पढ़ने वाले हैं आगे। सो फर्स्ट इज कैपिंग, द मेन प्रॉब्लम इज कैपिंग, विजुअल डिफेक्ट इज। अब आप यहाँ पे पिक्चर पे देख पा रहे हैं ये कैपिंग किस तरह से हो रहा है। देखिए ये जो अपर पोर्शन है जो मैंने आपको पहले भी फिगर में दिखाया था, तो ये अपर पोर्शन है ना, ये पार्शियली और कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है मेन बॉडी से। ठीक है, तो ये होता है कैपिंग। नाउ वी विल सी इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जब टैबलेट इजेक्ट होती है या फिर हम उसे हैंडल करते हैं टैबलेट को आफ्टर इजेक्शन, तो हैंडलिंग के दौरान कहिए या फिर इजेक्शन के दौरान कहिए, तो क्या होता है कि ये टैबलेट अपर या फिर लोअर सेगमेंट जो होता है टैबलेट का वो सेपरेट हो जाता है टैबलेट से। पार्शियली हो सकता है या फिर कम्प्लीटली हो सकता है। पार्शियली में क्या होगा, थोड़ी सी एज जो है वो स्टिक होके रहेगी टैबलेट से, बट थोड़ी सी लेयर वो उड़ जाएगी, कैपिंग हो जाएगा उसका, या फिर कम्प्लीटली भी रिमूवल हो सकता है मेन बॉडी से एज अ कैप। तो ये होता है। और इसका रीज़न क्या हो सकता है? सो मेन रीज़न इज़ एयर इंट्रैपमेंट इन द कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। क्या होता है कि जब हम टैबलेट कॉम्प्रेस करते हैं तब ग्रैन्यूल जो होते हैं वो फ्री फ्लोइंग होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एयर इंट्रैपमेंट तो होता ही है। अब जब ग्रैन्यूल्स पड़ेंगे डाई में तो क्या होगा कि अपर पंच और लोअर पंच के बीच में टैबलेट कॉम्प्रेस होने वाली है, राइट। तो कॉम्प्रेशन के दौरान फोर्स अप्लाई होता है अपर और लोअर पंचेस से। ठीक है, अपर और लोअर पंचेस से फोर्स अप्लाई होगा तो वो जो ग्रैन्यूल्स के अंदर जो एयर इंट्रैप हो चुकी है दो ग्रैन्यूल्स के बीच में, तो वो उसे एयर को एग्जॉस्ट होने का कोई वे ही नहीं है, क्योंकि बीच में डाई, ऊपर से अपर पंच नीचे से लोअर पंच, तो वो एयर इंट्रैपमेंट जो है ना
तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, और जैसे ही अपर पंच ऊपर उठेगा तो क्या होगा कि एयर ना रिलीज़ होने की कोशिश करेगी। तो रिलीज़ होने की कोशिश में क्या होगा कि ये कैपिंग हो सकता है। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि जब इजेक्शन होती है टैबलेट, तो इजेक्ट होने के बाद जो सब्सिक्वेंट एक्सपांशन होता है टैबलेट का, तो उससे भी कैपिंग हो सकता है। अब देखते हैं कि फॉर्मुलेशन के पैरामीटर को कंसीडर करके कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं कैपिंग के, और उसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती है। अब ये जो कॉजेज़ है, ये टोटल 6 कॉजेज़ है। लेट्स सी वन बाय वन। द फर्स्ट कॉज इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन द ग्रैनुलेशन। कैपिंग क्यों होती है, फॉर्मुलेशन के पर्सपेक्टिव को हम देख रहे हैं कि कैपिंग होने के रीज़न क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट रीज़न इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन द ग्रैनुलेशन। जब हम ग्रैनुल बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगी, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली कि कैसे टैबलेट की ग्रैनुल्स बनाते हैं, कैसे उसमें फाइन्स आ जाती है, किस तरह से ग्रैनुल एक साइज़ के नहीं होते, उसमें भी साइज़ वेरिएशन होता है, और तो जो फाइन आ जाती है उसे सेपरेट कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। अभी आप पहले थेरोटिकली समझ लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी ये चीज़ें, ठीक है। सो फर्स्ट रीज़न इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन द ग्रैनुलेशन। अब टैबलेट में सारे ग्रैनुल्स एक साइज़ के होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फाइन होने की वजह से क्या होगा, ग्रैनुल तो थोड़े हो गए, फाइन्स ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से भी कैपिंग हो सकती है। अब फाइन्स रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 to 200 साइज़ का जो मेश का स्क्रीन होता है, मतलब जो छन्नी होती है, वो छन्नी के भी साइजेस होते हैं। 100 to 200 मेश स्क्रीन से हमें वो पहले रिमूव कर लेने हैं सारे फाइन्स रिमूव करने हैं, या फिर हम डिपेंड करता है कि हमारे फॉर्मुलेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो थोड़े से फाइन रिमूव करो या फिर सारे फाइन रिमूव करो, इट्स डिपेंड ऑन आवर फॉर्मुलेशन। तो 100 या फिर 200 मेश स्क्रीन से वो छन्नी से छान लीजिए। तो ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन से होने वाला जो कैपिंग है, वो हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड रीज़न इज टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट लीडिंग टू लॉस ऑफ प्रॉपर बाइंडिंग एक्शन। क्या होता है कि जो ग्रैन्यूल्स हम बनाते हैं ना, तो वो ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए ओवन में रखते हैं। अब ओवन का हीट तो है बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि ग्रैन्यूल में जो मॉइस्चर है ना, वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने से क्या होता है कि वो जो ग्रैन्यूल की बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ना एक दूसरे के साथ में, जो टैबलेट कॉम्प्रेशन के दौरान हमें चाहिए होती है, वो लॉस्ट हो जाती है, और टैबलेट अच्छे से कॉम्प्रेस नहीं हो पाती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कैपिंग का। जब हम बहुत ज़्यादा ड्राई ग्रैन्यूल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो इसीलिए हमें एक रेमेडी क्या करनी चाहिए कि पहले तो जो ग्रैन्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसे अच्छे से मॉइस्ट कर लेना चाहिए, या फिर टैबलेट के कॉम्प्रेशन के वक्त कुछ ऐसे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस यूज़ करने चाहिए जिससे मॉइस्चराइजर लेवल जो है ग्रैन्यूल का वो सही बैलेंस में बना रहे। अब ऐसे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? सो द सब्सटेंसेस आर सॉर्बिटॉल, मिथाइल सेल्यूलोज और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल 4000। ये जो सब्सटेंसेस है ये है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ये हम टैबलेट फॉर्मुलेशन में, टैबलेट कॉम्प्रेशन के स्टेप में यूज़ कर सकते हैं, जिससे मॉइस्चर बना रहेगा ग्रैन्यूल्स में, राइट। एंड द थर्ड इज़ नॉट थरली ड्राइड ग्रैन्यूल्स। क्या होता है कि जो ग्रैन्यूल्स हमें चाहिए होते हैं कॉम्प्रेशन के लिए, वो न कि बिल्कुल ड्राई चाहिए और न कि बिल्कुल मॉइस्चराइज चाहिए, बिल्कुल ऑप्टिमम स्टेट में हमें वो ग्रैन्यूल्स चाहिए। अब कुछ ग्रैन्यूल्स ड्राई नहीं होते हैं तो भी कैपिंग हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चर रह गया उसमें तो भी कैपिंग का इशू आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जिन ग्रैन्यूल में ज़्यादा मॉइस्चर है उसे प्रॉपरली ड्राई करना चाहिए। द थर्ड रीज़न इज़ नॉट थरली ड्राइड ग्रैन्यूल्स एंड द रेमेडी इज़ ड्राई द ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली। एंड द फोर्थ इज़ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंडर। क्या हो सकता है फोर्थ रीज़न, कि जो बाइंडर हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्रेशन में, तो
तो वो इनसफिशिएंट अमाउंट में है, जितना चाहिए उतना है ही नहीं, या फिर इम्प्रॉपर बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड बाइंडर है वो है ही नहीं, कोई और ही यूज़ कर लिया। तो इस वजह से क्या होगा, ये भी एक रीज़न हो सकता है कैपिंग के लिए। अब इसके लिए हम रेमेडी क्या करेंगे, तो रेमेडी में वी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बाइंडर। जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर है तो उसे हम इंक्रीज़ कर देंगे, या फिर जो इम्प्रॉपर बाइंडर हमें यूज़ किया है तो वो सही वाला बाइंडर यूज़ करेंगे, और एडिंग ड्राई बाइंडर सच एज प्री जिलेटिनाइज्ड स्टार्च, गम अकेशिया, पाउडर्ड सॉर्बिटॉल, पीवीपी, हाइड्रोफिलिक सिलिका और पाउडर्ड शुगर। एक तो अमाउंट इंक्रीज़ कर देना है बाइंडर का अगर कम डाला है बाइंडर तो, या फिर जो इम्प्रॉपर बाइंडर है उसे रिप्लेस करके दूसरा वाला सही वाला बाइंडर यूज़ करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज फिफ्थ इज फाई इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट। जिस तरह से हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर यूज़ करते हैं तो कैपिंग हो सकता है, उसी तरह से अगर हम इनसफिशिएंट लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो भी कैपिंग हो सकता है। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, लुब्रिकेशन फॉर्म करते हैं डाई कैविटी में, पंचेस में और टैबलेट कॉम्प्रेशन मटेरियल में। इससे क्या होता है कि स्टिकिंग का जो प्रॉब्लम है, कैपिंग का जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर लुब्रिकेंट का क्वांटिटी कम पड़ गया तो कैपिंग होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो लुब्रिकेंट का अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर दो, तो उससे क्या होगा, कैपिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हमने इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज़ किया है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमें लुब्रिकेंट चेंज करना होगा। सो ये था फिफ्थ कॉज एंड रेमेडी। एंड द सिक्स्थ इज ग्रैन्युलर मास टू कोल्ड टू कॉम्प्रेस। क्या होता है कि जो ग्रैन्युलर मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से भी कैपिंग हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा रूम टेम्परेचर पे इस तरह के ग्रैन्युलर मटेरियल को कॉम्प्रेस करना चाहिए। तो इसकी वजह से हम कैपिंग का जो इशू है, कैपिंग का जो डिफेक्ट है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर यूँ कहिए कि हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल सी द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ कैपिंग रिलेटेड टू मशीन। द फर्स्ट कॉज इज पुअरली फिनिश्ड डाइज। अब पुअरली फिनिश्ड डाइज कैपिंग कैसे कर सकती है, तो जब हम कैपिंग इफ़ेक्ट रिमूव करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रिकॉशन हमें ये लेना चाहिए मशीन के बारे में कि हम जब कॉम्प्रेशन कर रहे हैं उससे पहले मशीन की अच्छे से क्लीनिंग कर ले। ये देख ले जो डाइज हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से ग्रीस्ड है या नहीं, उसका जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस, क्या वो सब्सिक्वेंटली इवन सरफेस है या फिर वो पुअरली फिनिश्ड सरफेस है डाइज का। अगर पुअरली फिनिश्ड सरफेस है डाइज का तो कैपिंग हो सकता है। तो उसके लिए हमें रेमेडी क्या करनी चाहिए, हमें हर एक डाई को जो हम कॉम्प्रेशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसे अच्छे से प्रॉपरली पॉलिश कर लेना चाहिए ताकि कैपिंग ना हो सके। और हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि अगर कोई अदर स्टील मटेरियल है, कोई अदर मटेरियल है जिससे हम कैपिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो मटेरियल के डाई हम लाकर उस पर कॉम्प्रेशन करेंगे तो कैपिंग की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। एंड द सेकेंड इज डीप कनकेव पंचेस और बिवेल्ड एज फेसेस ऑफ पंचेस। अगर हम डीप कनकेव पंचेस यूज़ करेंगे, कॉनकेव पंचेस आपको तो आंखों के सामने वो इमेज भी आ गया होगा कि कॉनकेव पंचेस होते कैसे हैं एग्जैक्टली। अगर नहीं भी आया है तो कोई इशू नहीं, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कॉनकेव पंचेस दिखते कैसे हैं। उसका जो शेप जो होता है ना पंचेस का, वो कनकेव होता है, इंटरनल साइड से थोड़ा सा वो कनकेव होता है, इसलिए उसे कनकेव पंचेस बोलते हैं। तो अगर वैसे पंचेस हम यूज़ करेंगे तो उसका जो शेप होता है ना कनकेव, तो कैपिंग का भी थोड़ा सा कॉनकेव शेप होता है, तो पंचेस की वजह से कैपिंग हो सकता है। तो अगर हम फ्लैट पंचेस यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला रीज़न हम देख रहे हैं, तो उसके लिए रेमेडी क्या यूज़ करनी है, उसके लिए अगर हम फ्लैट पंचेस यूज़ करेंगे तो हम ये कैपिंग का जो इशू है ये प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड द थर्ड रीज़न इज़
लोअर पंच रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इंजेक्शन। अब जैसे कि पार्ट 5 प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो साइकिल हमने देखा था जहाँ पे अपर पंच ऊपर उठता है, हॉपर शू डाई कैविटी के ऊपर आता है सरफेस पे, उसके बाद कॉम्प्रेशन हो जाता है, अपर शू जब फिर से बैक जाता है, अपर पंच आता है डाई कैविटी के बीच में और लोअर पंच और अपर पंच की मदद से कॉम्प्रेशन होता है और टैबलेट फॉर्म हो जाती है। तो ये जो साइकिल हमने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अपर पंच जो है वो ऊपर उठने के बाद जब टैबलेट इजेक्ट होती है तो लोअर पंच को डाई सरफेस तक आना पड़ता है ताकि वो टैबलेट को इजेक्ट कर पाए। तो ये जो थर्ड रीज़न है तो ये वही बता रहा है कि लोअर पंच जो है रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इजेक्शन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है। देखिए, अब ये आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो लोअर पंच है ये डाई सरफेस तक आ रहा है। यहाँ पे है डाई सरफेस। तो थर्ड रीज़न में जो है ना, ये लोअर पंच जो है ये डाई सरफेस तक आता ही नहीं, ये यहीं पे रुक जाता है। तो इसकी वजह से गैपिंग हो सकता है। तो थर्ड इज लोअर पंच रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इजेक्शन और इसकी वजह से गैपिंग हो सकता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सेटिंग है लोअर पंच का इंजेक्शन के दौरान वो अच्छे से हमें ठीक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि लोअर पंच डाई सरफेस तक आ पाएगा और गैपिंग का इशू हम रिजॉल्व कर पाएंगे। एंड द फोर्थ इज इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ स्वीप ऑफ ब्लेड। स्वीप ऑफ ब्लेड क्या कहते हैं, जिसे हम स्क्रैपर ब्लेड भी कहते हैं। स्क्रैपर ब्लेड से टकरा के टैबलेट इजेक्ट होके साइड में गिरती है तो वो होता है स्क्रैपर ब्लेड या फिर उसे स्वीप ऑफ ब्लेड भी कह सकते हैं। तो उसका अगर इनकरेक्ट एडजस्टमेंट होगा तो भी कैपिंग हो सकता है। कैपिंग होने के अच्छे चांसेस हैं। तो ये जो डिफेक्ट है इसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्क्रैपर ब्लेड है, स्वीप ऑफ ब्लेड है, उसे अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा करेक्टली, जो प्रॉपर इंजेक्शन फैसिलिटेट करेगा और कैपिंग को अवॉइड करेगा। द नेक्स्ट इज हाई स्पीड टरेट। द फिफ्थ रीज़न इज हाई स्पीड टरेट। अगर हाई स्पीड टरेट, जो टरेट मतलब क्या होता है, जो टैबलेट होती है मल्टी पंच मशीन मैंने आपको समझाई थी, तो वो जो हेड डिस्क होता है जो रिवॉल्व होता है उसे कहते हैं टरेट स्पीड। अगर वो ज़्यादा हो गया, टैबलेट कॉम्प्रेशन का स्पीड ज़्यादा हो गया तो भी कैपिंग हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जो टरेट का स्पीड ज़्यादा हो गया है उसे कम कर दो तो जो कैपिंग है वो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट किया जाएगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट विजुअल डिफेक्ट इन टैबलेट, दैट इज लैमिनेशन। कैपिंग हमने पहले देखा, अब देखते हैं कि लैमिनेशन क्या होता है। तो कुछ इस तरह का दिखता है लैमिनेशन। कैपिंग में क्या हुआ था, जो सिर्फ अपर पोर्शन है या लोअर पोर्शन है, एक तो अपर होगा या फिर लोअर होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, वो होता है कैपिंग। और लैमिनेशन में क्या होगा, अपर और लोअर दोनों साइड के जो टैबलेट के जो पार्ट होते हैं वो हॉरिजॉन्टली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से लेयर के फॉर्म में, इसीलिए इसे लैमिनेशन कहते हैं। देखिए, दिस इज अ सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट इनटू हॉरिजॉन्टल लेयर्स। अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, एज we discussed in capping, air entrapment is the main reason of capping and lamination too. So ये जो कॉम्प्रेशन के दौरान एयर इंट्रैपमेंट हो जाती है तो उसी की वजह से टैबलेट इंजेक्शन के वक्त लैमिनेशन हो सकता है। और ये जो कंडीशन है, जब ये टरेट का स्पीड सबसे हाई होता है तब ये जनरली हम देख पाते हैं कि लैमिनेशन तब होता है। Now we will see the causes and remedies of lamination related to formulation. जैसे कि हमने कैपिंग के दौरान डिस्कस किया था कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं फॉर्मुलेशन के पर्सपेक्टिव में। तो फर्स्ट रीज़न इज लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन द ग्रैनुलेशन। हमने कैपिंग के लिए भी यही रीज़न देखा था, तो रेमेडी भी यहीं पे भी सेम होगी। क्या करना है, जब फाइन्स ज़्यादा प्रेजेंट हो, फर्स्ट रीज़न इज
जब ज़्यादा फाइन्स प्रेजेंट हो तो हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग से जो ज़्यादा फाइन्स प्रेजेंट होती है उससे 100 to 200 मैश ग्रेन्स की जो छन्नी होती है उससे रिमूव कर लेना है। सेकेंड इज, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई ग्रैन्यूल है या फिर उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है तो हमें क्या करना है, जो ड्राई ग्रैन्यूल्स होते हैं उसे सुटेबली मॉइस्चन कर लेना है या फिर उसमें हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ऐड कर लेने हैं सच एज सॉर्बिटॉल, मिथाइल सेलुलोज और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल 4000। द नेक्स्ट इज नॉट थॉरली ड्राइड ग्रैन्यूल। अगर ग्रैन्यूल अच्छे से ड्राई ही नहीं हुए हैं, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर है, तो उसके लिए रेमेडी क्या करनी है, ग्रैन्यूल्स को प्रॉपरली ड्राई कर लेना है। द फोर्थ रीज़न इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंडर। अगर जो बाइंडर की क्वांटिटी है वो कम पड़ गई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाइंडर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बाइंडर। और इम्प्रॉपर बाइंडर यूज़ किया है तो हम क्या करेंगे, ड्राई बाइंडर ऐड करेंगे सच एज प्रीजिलेटाइज स्टार्च, गम अकेशिया, पाउडर सॉर्बिटॉल, PVP, हाइड्रोफिलिक सिलिका और पाउडर्ड शुगर। इनमें से जो भी प्रॉपर बाइंडर होगा वो हम यूज़ कर लेंगे। एंड द फिफ्थ इज इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट। अगर इनसफिशिएंट लुब्रिकेंट है तो क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे लुब्रिकेंट की, और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट है तो हम क्या करेंगे, हम लुब्रिकेंट का टाइप ही चेंज कर देंगे। तो ये थे कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ लैमिनेशन रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन। अब देखते हैं कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ लैमिनेशन रिलेटेड टू मशीन। मशीन की वजह से कैसा लैमिनेशन हो सकता है। सो द फर्स्ट रीज़न इज रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ अ टैबलेट ऑन इजेक्शन फ्रॉम अ डाई। क्या होता है लैमिनेशन में, जो पेरिफेरल रीजन होते हैं टैबलेट के, पेरिफेरल मतलब क्या, टैबलेट की जो एजेस होती है ना, तो उसमें रैपिड रिलैक्सेशन होता है इजेक्शन के तुरंत बाद, उससे लैमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए वी हैव टू यूज़ टैपर्ड डाइज, दैट इज upper part of the die board has an outward taper of 3 degree to 5 degree। अब ये जो रैपिड रिलैक्सेशन होता है ना टैबलेट की एजेस का इजेक्शन के दौरान, तो उसके लिए हमें टैपर्ड डाई यूज़ करनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ी देर में कि टैपर्ड डाई कैसी होती है। तो टैपर्ड डाई यूज़ करने से क्या होता है, जो ये रिलैक्सेशन होता है ना टैबलेट के एजेस का वो नहीं होता है, और इससे हम लैमिनेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। And the next is rapid decompression. The next reason is, second reason is rapid decompression। और उसके लिए रेमेडी क्या यूज़ करनी है, we have to use pre-compression step। जो हमने मल्टी पंच में देखा था, 2 रोलर्स होते हैं, फर्स्ट इज प्री कॉम्प्रेशन रोलर एंड सेकेंड इज मेन कॉम्प्रेशन रोलर। और उसके बाद ये प्री कॉम्प्रेशन का स्टेप तो हम यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ हम अगर टरेट का स्पीड कम कर देंगे या फिर फाइनल कॉम्प्रेशन का प्रेशर कम कर देंगे तो भी हम लैमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रैपिड डिकॉम्प्रेशन के लिए क्या करना है, एक तो प्री कॉम्प्रेशन स्टेप हम यूज़ करेंगे, या फिर टरेट का स्पीड, या फिर फाइनल कॉम्प्रेशन का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि लैमिनेशन हम प्रिवेंट कर पाए, उसे रोक पाए। अब हम देखते हैं कि टैपर्ड डाइज होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि टैपर्ड डाइज से हम लैमिनेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। जो ये फर्स्ट रेमेडी है, यूज़ ऑफ टैपर्ड डाइज। अगर लैमिनेशन की पेरिफेरल रीजन्स जो होते हैं टैबलेट के, तो उससे अगर रिलैक्सेशन होता है, रैपिड रिलैक्सेशन, तो लैमिनेशन होता है, तो उससे कंट्रोल करने के लिए ये टैपर्ड डाई यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये देखिए, ये है नॉर्मल डाई और ये है टैपर्ड डाई। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें क्या होना है, इसमें होना है टैबलेट कॉम्प्रेशन। अब आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में, और यहाँ पे ये जो शेप आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा वाइड शेप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। तो ये है टैपर शेप। तो इससे क्या होगा, जब टैबलेट कॉम्प्रेस होती होगी ना, तो टैबलेट कॉम्प्रेशन के वक्त इसे थोड़ा सा ज़्यादा सरफेस यहाँ पे मिल जाता है। ज़्यादा सरफेस मिलने से क्या होगा कि जो एयर इंट्रैपमेंट होती है कॉम्प्रेशन के दौरान, तो एयर को यहाँ से पास होने का मौका मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लैमिनेशन हम प्रिवेंट कर पाएंगे।
अब ये देखिए, ये है डायबोर, इसका डायमीटर देखिए सेम ही है। इसका डायमीटर यहाँ पे एयर इंट्रैपमेंट ना हो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर माउथ दिया है। ये है टैपर लेंथ, इतना लेंथ मिल जाता है टैबलेट को, एयर इंट्रैपमेंट ना हो सके। तो यहाँ से एयर इंट्रैपमेंट नहीं होती है, यहाँ से एयर एग्जॉस्ट हो जाती है। और इस तरीके से हम टैपर डाई की मदद से लैमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप ये टैपर डाई कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ टैबलेट इज़ चिपिंग। अब चिपिंग होता क्या है, आप फिगर में देख पा रहे हैं ये चिपिंग दिखता कैसे है। क्या हुआ है इसमें, टैबलेट की एजेस जो है वो ब्रेक हो चुकी है। अब ये टैबलेट की एजेस ब्रेक क्यों होती है, जब हम टैबलेट इजेक्ट करते हैं, इजेक्शन के दौरान हो सकती है या फिर हैंडलिंग के दौरान हो सकती है, या फिर टैबलेट को हम कोट कर रहे हैं तो कोटिंग के ऑपरेशन के दौरान टैबलेट की एजेस ब्रेक होती है, उसे हम चिपिंग कहते हैं। अब ये चिपिंग के पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि जब मशीन का सेटिंग इनकरेक्ट होता है, स्पेशली जो टेक ऑफ ब्लेड होता है उसका सेटिंग इनकरेक्ट होता है, तब चिपिंग मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है। Here we are going to see the causes and remedies of chipping related to formulation, and the first cause is sticking on punch faces। अब जो टैबलेट मटेरियल होता है, ग्रैन्युलेटिंग मटेरियल होता है, जब हम टैबलेट कॉम्प्रेशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें अगर स्टिकिंग होगा डाई वॉल के साथ या फिर पंचेस के साथ, तो उससे क्या हो सकता है, चिपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ड्राई ग्रैन्यूल्स यूज करनी चाहिए, या फिर अगर लुब्रिकेशन कम हो गया है उसमें तो हमें लुब्रिकेशन भी इंक्रीज़ कर देना चाहिए। द नेक्स्ट रीज़न इज़ टू ड्राई ग्रैन्यूल्स। तो ड्राई ग्रैन्यूल्स है तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, ग्रैन्यूल्स को मॉइस्ट कर लेना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ी सी उसमें प्लास्टिसिटी आ सके, या फिर हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस ऐड करके भी ये जो ड्राई ग्रैन्यूल का इशू है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, जिससे चिपिंग हम प्रिवेंट कर पाएंगे। थर्ड रीज़न इज़ टू मच बाइंडिंग कॉजेज चिपिंग एट बॉटम। अगर बाइंडिंग एजेंट ज़्यादा हो गया है तो वो बॉटम में चिपिंग फॉर्म कर सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग एजेंट जो है, जो बाइंडर हमने यूज़ किया है उसे ऑप्टिमम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर हम ड्राई बाइंडर्स यूज़ करेंगे तो भी चिपिंग का इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ चिपिंग रिलेटेड टू मशीन। तो उसमें से फर्स्ट कॉज है ग्रूव ऑफ डाई वॉन एट कॉम्प्रेशन पॉइंट। अगर हम डाइस को ग्रूव करते हैं तो भी चिपिंग हो सकता है, और ये मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ग्रूव करने से अगर चिपिंग हो रहा है तो उसके लिए हम रेमेडी क्या कर सकते हैं, सिंपली हम पॉलिश कर सकते हैं। जो डाई के या फिर पंचेस के जो एंड्स होते हैं उसे पॉलिश करेंगे ग्रूव करने की जगह, तो हम चिपिंग का इशू अवॉइड कर सकते हैं। या फिर सिंपली जो पंचेस या फिर डाइस ख़राब हो चुकी है उन्हें रिप्लेस कर देंगे तो भी ये इशू सॉर्ट आउट हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ बैरल डाई। अब ये बैरल डाई होती कैसे है, द सेंटर ऑफ दिस डाई इज़ वाइडर दैन द एंड्स। टैपर डाई में हमने देखा था, तो टैपर डाई में क्या था, जो डाई का जो ऊपर का एंड था वो थोड़ा सा वाइडर था। बैरल डाई में क्या होता है, एंड्स वाइडर नहीं होते हैं बल्कि डाई का सेंटर वाइडर होता है। तो अगर बैरल टाइप की डाइज रहेंगी तो भी चिपिंग हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पॉलिश द डाई टू मेक इट सिलेंड्रिकल इंस्टेड ऑफ बैरल शेप। एंड थर्ड इज एज ऑफ पंच फेस टर्न इनसाइड और इनवर्ड। तो कॉम्प्रेशन करते वक्त ये जो पंचेस के फेसेस होते हैं वो टर्न हो सकते हैं इनवर्ड साइड पे। तो अगर इनवर्ड साइड पे वो टर्न हो जाएंगे तो चिपिंग फॉर्म हो सकता है, इसीलिए हमें पंचेस को रेगुलरली पॉलिश करना पड़ता है। द फोर्थ रीज़न इज कनकेविटी टू डेप्थ टू कॉम्प्रेस पाउडर ब्लेंड। तो पंचेस के जो फेसेस होते हैं उससे ज़्यादा कनकेव होंगे तो भी चिपिंग फॉर्म हो सकता है, इसीलिए हमें पंचेस की जो कनकेविटी है वो रिड्यूस करनी चाहिए, या फिर हम सिंपली फ्लैट पंचेस यूज़ करके भी ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड वी विल सी द नेक्स्ट डिफेक्ट दैट इज़ क्रैकिंग। तो क्रैकिंग में अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं तो देखिए किस तरह से क्रैक गए हैं टैबलेट्स पे, उसके सरफेस पे, अपर सरफेस पे हो सकते हैं या फिर लोअर सरफेस पे हो सकते हैं ये क्रैक्स। तो ये जो होते हैं क्रैक्स, ये होते क्यों है, जब हम टैबलेट हैंडल करते हैं ये तब ये क्रैक्स हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जनरली ये तो अपर एंड लोअर सरफेस पे ही दिखाई देते हैं, बहुत रेयरली साइड वॉल्स पे दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, इसलिए इसे क्रैकिंग का डिफेक्ट भी कहा जाता है। अब क्रैकिंग के पीछे रीज़न क्या है, द मेन रीज़न इज़
रैपिड एक्सपांशन ऑफ टैबलेट स्पेशली व्हेन डीप कनकेव पंचेस यूज। अब ये जो इशू होता है ये भी होता है डीप कनकेविटी की वजह से। अगर डीप कनकेव पंचेस यूज़ कर रहे हैं तो रैपिड एक्सपांशन होते वक्त टैबलेट का जो रैपिड एक्सपांशन होता है तो उसकी वजह से क्रैकिंग जा सकता है। देखिए ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये है कनकेव पंचेस। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पंचेस दिखाने वाली हूँ जिसपे कनकेविटी यूज़ की जाती है। तो ये है वो पंचेस, कितने कनकेव ये पंचेस है आप देख सकते हैं, डीप कनकेव है, इसीलिए क्रैकिंग का इशू भी आ सकता है। So here are the causes and remedies of cracking related to formulation and the first cause is large size of granules। अगर granules का size large है तो भी cracking हो सकता है, उसमें बाइंडिंग कम पड़ जाता है लार्ज साइज के ग्रैन्यूल से और क्रैक्स जा सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा रेमेडी, ग्रैन्यूल का साइज़ अगर हम रिड्यूस कर देंगे या फिर थोड़ी सी फाइन्स उसमें ऐड कर देंगे तो ये इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ टू ड्राई ग्रैन्यूल्स। अगर जो ग्रैन्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो भी क्रैकिंग हो सकता है। उसके लिए रेमेडी क्या करनी पड़ेगी कि ग्रैन्यूल्स को प्रॉपरली मॉइस्चन करना पड़ेगा या फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ बाइंडर ऐड करेंगे तो भी क्रैकिंग का इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। थर्ड रीज़न इज टैबलेट एक्सपांड्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्रैन्युलेशन का जो स्टेप है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा या फिर इसमें बाइंडर्स ऐड करेंगे, ड्राई बाइंडर ऐड करेंगे तो भी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एंड द फोर्थ इज ग्रैन्युलेशन टू कोल्ड। अगर ग्रैन्युलेशन मटेरियल कोल्ड है तो उसे हम रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस करेंगे तो क्रैकिंग को हम रोक पाएंगे। Here are the reasons and remedies for cracking related to machine. The first reason is tablet expands on ejection due to air entrapment. टैबलेट compression के वक्त जो air entrapment होती है वो ejection के बाद compression force निकल जाता है, इसकी वजह से air entrapment जो है वो expand होने लगता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, टैपर डाई यूज़ करेंगे। टैपर डाई से क्या होता है, जो एयर इंट्रैप हुई होती है ग्रैन्युलेटिंग मटेरियल में उसे एग्जॉस्ट होने के लिए एक वे मिल जाता है और क्रैकिंग हम प्रिवेंट कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज डीप कनकेविटीज कॉजेज क्रैकिंग व्हाइल रिमूविंग टैबलेट। जो डीप कनकेव पंचेस हमने देखे थे तो उन कनकेविटी की वजह से क्रैकिंग हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब रिमूविंग के दौरान ये इशू आता है तब हमें स्पेशल टेक ऑफ ब्लेड उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो स्क्रैपर ब्लेड या फिर हम उसे स्वीपर ब्लेड कहते हैं वो अगर स्पेशल टाइप के यूज़ करेंगे तो क्रैकिंग का इशू हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ टैबलेट इज स्टिकिंग। अब स्टिकिंग होता क्या है, जब टैबलेट मटेरियल डायवॉल से अडर होता है तो एक फिल्म फॉर्म हो जाती है पहले तो, और फिल्म धीरे धीरे स्टिकिंग का रूप ले लेती है। अब ये होता क्यों है, जब एक्सेस मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ग्रैन्युलेशन मटेरियल में तब हम स्टिकिंग देख पाते हैं। इसका रीज़न क्या है, जब हम इम्प्रॉपरली ड्राइड या फिर इम्प्रॉपरली लुब्रिकेटेड ग्रैन्यूल्स यूज़ करते हैं कॉम्प्रेशन में तो स्टिकिंग का प्रॉब्लम हम देख पाते हैं। Here are the causes and remedies of sticking related to formulation and the first reason is granule not dried properly। जो ग्रैन्यूल्स हम कॉम्प्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली ड्राइड ही नहीं है तो क्या होगा, स्टिकिंग हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ग्रैन्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसे प्रॉपरली ड्राई कर लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, मॉइस्चर एनालिसिस कर लेंगे। इससे क्या डिटरमाइन कर पाएंगे हम कि टैबलेट कॉम्प्रेशन में कितना मॉइस्चर हम लिमिट कर सकते हैं, तो वो एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो जाएगा और हम ये स्टिकिंग का जो इशू है ये वो अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। द सेकेंड इज़ टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। सेकेंड रीज़न में क्या दिखाया गया है कि अगर लुब्रिकेशन कम है या फिर इम्प्रॉपर है तो भी स्टिकिंग हो सकता है। अब ऐसी केसेस में हम रेमेडी में क्या यूज़ करेंगे, अगर कम है लुब्रिकेंट तो ज़्यादा ऐड कर देंगे, उसमें इंक्रीज़ कर देंगे लुब्रिकेंट की क्वांटिटी, या फिर इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन है तो हम क्या करेंगे कि लुब्रिकेंट ही जो पहले यूज़ किया था वो चेंज कर देंगे, राइट। द थर्ड इज़ टू मच बाइंडर। अगर हम कॉम्प्रेशन का जो मटेरियल है उसमें बाइंडर ज़्यादा ऐड कर दिया है तो उससे भी स्टिकिंग का इशू फॉर्म हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी यूज़ किया है हमने बाइंडर का वो पहले से थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे या फिर कोई डिफरेंट टाइप का बाइंडर्स यूज़ करके देख लेंगे। फोर्थ रीज़न इज़ हाइग्रोस्कोपिक ग्रैन्युलर मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक ग्रैन्युलर मटेरियल अगर होगा तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली मॉइस्चर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी
तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या रेमेडी यूज़ करनी पड़ेगी, दैट वी हैव टू मॉडिफाई द ग्रैनुलेशन एंड कॉम्प्रेस अंडर कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी। इससे हम स्टिकिंग का प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ रीज़न इज़ ऑयली और वे मटेरियल्स। इसके लिए हमें क्या करना होगा रेमेडी में, वी हैव टू मॉडिफाई मिक्सिंग प्रोसेस और वी कैन ऐड एन एब्सॉर्बेंट जिससे स्टिकिंग को हम प्रिवेंट कर पाएँ। Here are the causes and remedies of sticking related to machine. The first cause is concavity too deep for granulation. Concave punches यूज़ कर रहे हैं तो भी स्टिकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to reduce the concavity to optimum. And the second reason is too little pressure. टैबलेट कॉम्प्रेस करते वक्त अगर थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ गया तो भी स्टिकिंग हो सकता है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज़ द प्रेशर। कॉम्प्रेशन प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो हम स्टिकिंग का जो इशू है वो प्रिवेंट कर पाएंगे। थर्ड रीज़न इज़ कॉम्प्रेसिंग टू फास्ट। अगर टैबलेट कॉम्प्रेशन का जो रेट है ये बहुत फास्ट हो गया तो भी स्टिकिंग हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड है कॉम्प्रेशन मशीन का वो थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, तो ये स्टिकिंग का जो इशू है वो प्रिवेंट कर पाएंगे हम। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज़ पिकिंग। अब ये जो स्टिकिंग है, ये जो पिकिंग होता है ना, ये स्टिकिंग की वजह से ही होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ अ टैबलेट इज स्टिकिंग टू and being removed off from the tablet surface by a punch face. जो पंचेस होते हैं, अपर पंचेस स्पेशली, लोअर पंचेस से नहीं होता है ये, ज़्यादातर अपर पंचेस से होता है। तो अपर पंचेस पे जो एम्बॉसिंग होता है, इनग्रेविंग होता है लेटर्स का, तो वो क्या करते हैं, जो टैबलेट मटेरियल है वो पिक कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि जो टैबलेट का जो सरफेस होता है वो इवन नहीं दिखता। वो मैं दिखा देती हूँ आपको फिगर में कैसा दिखता है। उसका जो रीज़न है, पहले तो मैं आपको रीज़न बता दूँ, तो रीज़न जो है इनग्रेविंग या फिर एम्बॉसिंग लेटर्स जो है, इस पंच पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे DNALLHO, तो ये जो है हॉलैंड, तो ये जो लेटर्स है इसकी वजह से पिकिंग ज़्यादातर होता है। और दूसरा एक रीज़न है कि अगर ग्रैनुलर मटेरियल इम्प्रॉपरली ड्राइड है तो भी ये पिकिंग का डिफेक्ट दिखाई दे सकता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये टैबलेट कैसे दिखती है जिससे पिकिंग का इशू है। ये देखिए, ये इस तरह से दिखती है कुछ टैबलेट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मटेरियल है टैबलेट का ये पिक कर लिया है ऑलरेडी। कॉम्प्रेशन का जो पंचेस होता है, अपर पंच, उसके ऊपर से ये टैबलेट का जो है ये पिकिंग का इशू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नाउ वी विल सी द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ पिकिंग रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन। द फर्स्ट रीज़न इज एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रैन्यूल्स। अगर ग्रैन्यूल्स में एक्सेसिव मॉइस्चर है तो भी पिकिंग हो सकता है। इसके लिए हमें रेमेडी में क्या करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू ड्राई द ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमम लिमिट। द नेक्स्ट रीज़न इज़ टू लिटल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन बहुत कम है या फिर इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन जो एजेंट है, लुब्रिकेटिंग एजेंट, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, या फिर जो कोलाइडल सिलिका एक पॉलिशिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो कोलाइडल सिलिका हम यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पंच फेसेस पे टैबलेट का मटेरियल स्टिक नहीं हो पाएगा और पिकिंग का जो इशू है वो हम रिजॉल्व कर पाएंगे। थर्ड रीज़न इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस में सॉफ्टन फ्रॉम द हीट ऑफ कॉम्प्रेशन एंड लीड टू पिकिंग। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, ग्रैनुलेटिंग मटेरियल जो होता है, जो उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस होते हैं, तो कॉम्प्रेशन जो होता है उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे क्या हो जाएगा कि जो सब्सटेंस है लो मेल्टिंग पॉइंट वाले वो मेल्ट हो जाएंगे और उससे पिकिंग हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स और वी कैन यूज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट लुब्रिकेंट, जिससे पिकिंग का इशू रिजॉल्व हो सकता है। द फोर्थ रीज़न इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट मेडिकामेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल रेफ्रिजरेट ग्रैन्यूल्स एंड द एंटायर टैबलेट प्रेस, ताकि हम पिकिंग के इशू को रिजॉल्व कर पाए। फिफ्थ रीज़न इज़ टू वार्म ग्रैन्यूल्स व्हेन कॉम्प्रेसिंग। ओवन से डायरेक्टली ग्रैन्यूल निकाल लिए हमने ड्राई करने के बाद और डायरेक्टली कॉम्प्रेशन में हम ले जा रहे हैं उसे, सो दैट कैन कॉज पिकिंग। तो इसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कॉम्प्रेस एट रूम टेम्परेचर और वी कैन कूल सफिशिएंटली बिफोर कॉम्प्रेशन। नाउ द सिक्स्थ रीज़न इज़
टू मच अमाउंट ऑफ बाइंडर। अगर बाइंडर का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया है, उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया है, तो भी पिकिंग हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बाइंडर और वी विल चेंज द टाइप और वी विल यूज़ ड्राई बाइंडर्स। तो इससे हम पिकिंग का इशू रिजॉल्व कर पाएंगे। अब ये जो अब तक हमने देखा, ये था फॉर्मुलेशन रिलेटेड। नाउ वी विल सी द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ पिकिंग रिलेटेड टू मशीन। Now the first reason is rough और scratched punch faces। अगर पंच जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रफ है या फिर उस पर स्क्रैचेस है, तो भी अनइवन टैबलेट का सरफेस फॉर्म होगा, जिससे पिकिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पॉलिश द फेसेस टू हाई लस्टर, जिससे पिकिंग ना हो पाए। नेक्स्ट रीज़न इज एम्बॉसिंग और इनग्रेविंग लेटर्स ऑन पंच फेसेस सच एज। अब देखिए ये जो लेटर्स है लाइक B, A, O, R, P, Q एंड G, इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं ना, उसमें पिकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इसकी जो एजेस होती है ना B, A, O, वो अच्छे से मतलब उसके एजेस से वो पिकिंग का मटेरियल उड़ जाता है, स्टिकिंग हो जाता है उसका पंचेस से, ठीक है। सो वी हैव टू डिज़ाइन लेटरिंग एज लार्ज एज पॉसिबल and we will plate the punch faces with chromium to produce a smooth and non-adherent face। क्या करना है, एक तो ये जो डिज़ाइन होता है लेटर का वो लार्ज रखना है एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि छोटे छोटे रखेंगे तो वो प्रिंट करते वक्त ये लेटर्स जो है B, A, P, R, Q, G, तो इसमें पिकिंग के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। इसलिए हमें इसे लार्ज रखना पड़ेगा या फिर क्रोमियम से उसको पॉलिश करना पड़ेगा, प्लेट देना पड़ेगा क्रोमियम का, जिससे वो नॉन अडेरेंट फेस बना रहे। एंड थर्ड इज बिवेल्स और डिवाइडिंग लाइंस टू डीप। अगर डिवाइडिंग लाइंस बहुत ज़्यादा डीप है, बिवेल्स बहुत ज़्यादा डीप है, तो भी पिकिंग हो सकता है। तो इसके लिए हमें सिंपल रेमेडी क्या करनी पड़ेगी कि हमें उसकी जो डेप्थ है या फिर शार्पनेस है उसे थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि पिकिंग को हम अवॉइड कर सकें। द फोर्थ इज़ प्रेशर अप्लाइड इज़ नॉट इनफ टू सॉफ्ट टैबलेट। अगर हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो इनफ ही नहीं है टैबलेट कॉम्प्रेशन के लिए, इससे सॉफ्ट टैबलेट्स बन रही है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें प्रेशर इंक्रीज़ करना होगा एक ऑप्टिमम लेवल तक, राइट। सो बाइंडिंग इज़ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन टैबलेट। अब ये बाइंडिंग होता कैसे है, टैबलेट जब स्टिक होती है डाई में तो वो प्रॉपर्ली इजेक्ट नहीं हो पाती, वो डाई में ही अडेर हो जाती है, सीज या फिर टीयर भी कह सकते हैं उसे, वो टैबलेट में ही सीज हो जाती है, एक फिल्म फॉर्म हो जाती है डाई पे, जिससे इजेक्शन थोड़ा सा हिंडर्ड हो जाता है। अब ये बाइंडिंग जो होता है, इससे क्या होता है कि टैबलेट के साइड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और वो क्रम्बल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इसका रीज़न ये है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है ग्रैन्यूल में, या फिर लुब्रिकेशन की कमी है, या फिर वॉन डाइज यूज़ कर रहे हैं, तो बाइंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो हियर आर द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ बाइंडिंग रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन। एंड द फर्स्ट कॉज इज़ टू मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स एंड एक्सट्रट्स अराउंड लोअर पंच। अगर लोअर पंच के आसपास बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स है तो ये बाइंडिंग का इशू हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें ग्रैन्यूल्स अच्छे से ड्राई करने पड़ेंगे प्रॉपरली। द सेकेंड रीज़न इज इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट। हम जब लुब्रिकेंट इनसफिशिएंट क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो हमें इंक्रीज़ करनी होगी लुब्रिकेंट की क्वांटिटी, या फिर हम इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें इफ़ेक्टिव लुब्रिकेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो थी रेमेडीज़ फॉर इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट के लिए। थर्ड रीज़न इज़ टू कोर्स ग्रैन्यूल्स। अगर ग्रैन्यूल का साइज़ बहुत बड़ा है, कोर्सर ग्रैन्यूल्स है, तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी पड़ेगी, we have to reduce the granular size and we can add more fines and increase the quantity of lubricant to avoid binding। हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रैन्यूल की साइज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, या फिर हम फाइन्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर लुब्रिकेंट की क्वांटिटी भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे बाइंडिंग हम अवॉइड कर पाएँ। नेक्स्ट फोर्थ रीज़न इज़ टू हार्ड ग्रैन्यूल्स फॉर द लुब्रिकेंट टू बी इफ़ेक्टिव। अगर ग्रैन्यूल बहुत हार्ड है और लुब्रिकेंट का एक्शन उससे मैच नहीं हो पा रहा है तो भी बाइंडिंग हो सकता है। इसके लिए हमें ग्रैन्युलेशन मॉडिफाई करना पड़ेगा और
ग्रैन्यूल का साइज़ भी रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम बाइंडिंग अवॉइड कर पाएँ। फिफ्थ रीज़न इज़ ग्रैनुलर मटेरियल इज़ वेरी अब्रेसिव एंड कटिंग इनटू डाई। जो ग्रैनुलर मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो अब्रेसिव है, शार्प है, जो डाई में कट हो रहा है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, अगर कॉर्स ग्रैन्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसकी साइज़ रिड्यूस करनी पड़ेगी। और जब एब्रेसिव मटेरियल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वियर रेजिस्टेंट डाई यूज़ कर सकते हैं जिससे बाइंडिंग हम रोक पाएँ। द सिक्स्थ कॉज इज़ ग्रैनुलर मटेरियल टू वार्म एंड स्टिक्स टू द डाई। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई ग्रैन्यूल हम ले रहे हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो वार्म है, तो ये सी चीज़ें क्या कर सकती है, मेल्ट हो सकती है कंप्रेशन के दौरान और स्टिक हो सकती है पंचे से। तो इसके लिए हमें रिड्यूस करना होगा टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस करेंगे तो बेटर रहेगा, या फिर वी विल इंक्रीज क्लियरेंस इफ़ इट इज़ एक्सट्रेडिंग। नाउ वी विल सी द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ बाइंडिंग रिलेटेड टू मशीन। देखते हैं कि मशीन के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से कॉजेज है और उसके लिए हम क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं ताकि बाइंडिंग को हम अवॉइड कर पाएँ। द फर्स्ट रीज़न इज़ पुअरली फिनिश्ड डाइज। जो डाइज और पंचेस हम यूज़ कर रहे हैं तो वो डाइज ही अच्छे से फिनिश की हुई नहीं है तो भी बाइंडिंग हो सकती है। इसके लिए हमें अच्छे से पॉलिश डाइज जो है वो प्रॉपरली पॉलिश डाइज यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज़ रफ डाइज ड्यू टू अब्रेजन और कोरोजन। जो डाइज रफ है जिसमें कोरोजन या फिर अब्रेजन है उससे भी बाइंडिंग हो सकती है। तो इसके लिए हमें अगर अदर मटेरियल्स की या फिर अदर स्टील की कोई डाइज मिल सकती है जिससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस स्टेप को, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ अंडर साइज डाइज और टू लिटल क्लियरेंस। अगर जो डाइज हम यूज़ कर रहे हैं वो अंडर साइज है, छोटी है, तो भी बाइंडिंग हो सकती है। इसके लिए हमें रेमेडी क्या करनी होगी, वी हैव टू रिवर्क टू प्रॉपर साइज और वी कैन इंक्रीज क्लियरेंस। द फोर्थ रीज़न इज़ टू मच प्रेशर इन द टैबलेट प्रेस। अगर टैबलेट प्रेस में हम बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो भी बाइंडिंग हो सकता है। इसके लिए हम सिंपली प्रेशर जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसे रिड्यूस कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ हम ग्रैनुलेशन भी मॉडिफाई करके देख सकते हैं जिससे बाइंडिंग का इशू रिजॉल्व हो जाए। एंड हेयर इज़ द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, दैट इज़ मॉटलिंग। मॉटलिंग क्या होता है कि अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलर का, जो हमें लाइट या फिर डार्क स्पॉट्स में दिखता है। टैबलेट का जो कलर है उसमें डार्क या फिर लाइट स्पॉट्स दिखते हैं कलरिंग एजेंट के। अब इसके रीजंस क्या है, एक तो कलर ड्रग यूज़ कर रहे हैं जिसका कलर अदर इंग्रेडिएंट से या फिर अदर एक्सिपिएंट से डिफरेंट है जिससे वो हाईलाइट हो रहा है। अब ये आप टैबलेट देखिए, ये यहाँ पे ये पिंक कलर की टैबलेट है और इसमें ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये डार्क कलर में डॉट्स हैं, तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मैं आपको एक और फिगर बता देती हूँ, ये देखिए, ये स्लाइट पिंक कलर का टैबलेट है, लाइट पिंक कलर है और इसमें ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये है मॉटलिंग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कलर का, अनइवन दिख रहा है ये टैबलेट, इसलिए इसे मॉटलिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके कॉजेज़ एंड रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं। अब ये मशीन के वजह से नहीं होगा, ये होगा फॉर्मुलेशन की वजह से, क्योंकि मशीन में तो नहीं होता है इसका कुछ लेना देना। फॉर्मुलेशन ही अगर हम गलत कर रहे हैं तो ही मॉटलिंग का इफेक्ट आएगा। अब देखते हैं कि फर्स्ट कॉज क्या है। फर्स्ट कॉज इज़ अ कलर ड्रग यूज्ड अलॉन्ग विथ कलरलेस और वाइट कलर्ड एक्सिपिएंट। अगर जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उसका कलर ही बाकी एक्सिपिएंट से डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग यूज़ कर रहे हैं जिसका कलर है येलो या फिर कंसिडर कर लीजिए पिंक, और बाकी जो एक्सिपिएंट उसके साथ यूज़ कर रहे हैं वो है कलरलेस और सिंपली वाइट कलर है, तो क्या होगा, तो भी कलर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्योंकि ड्रग का क्वांटिटी छोटा होता है, एक्सिपिएंट्स हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं ताकि टैबलेट को एक वेट आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, इसीलिए मॉटलिंग हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ एप्रोप्रिएट कलरेंट। जिस तरह का ड्रग है उसी तरह के कलरेंट भी हम उसमें यूज़ करेंगे तो टैबलेट को एक अच्छा अपीयरेंस आएगा और मॉटलिंग का इफ़ेक्ट भी हम स्किप कर सकते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट इज़
A dye migrates to the surface of granulation while drying. क्या होता है, जो डाई हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारे ड्रग का कोई कलर तो है और उसके साथ हम एक डाई यूज़ कर रहे हैं ताकि टैबलेट को इवन कलर आ जाए। तब डाई क्या करते हैं, वो ग्रैनुलेशन के दौरान ग्रैनुलेशन सरफेस पे जब हम ड्राइंग करते हैं वो ग्रैनुलेशन सरफेस की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, मॉटलिंग होता है। अब ये चीज़ हम कैसे अवॉइड करेंगे, उसके लिए रेमेडीज़ क्या क्या करेंगे। तो फर्स्ट इज़ वी विल चेंज द सॉल्वेंट सिस्टम। जो डाई हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उस डाई की सॉल्यूशन बनाने के लिए वो हम चेंज करके देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी डाइज जो होते हैं वो सॉल्वेंट में फुल्ली सोल्यूबलाइज नहीं होते तो वो माइग्रेट होते चलते हैं। तो सॉल्वेंट चेंज करके देख लेंगे। नेक्स्ट इज़ वी विल चेंज द बाइंडर। क्या होता है कि जो बाइंडर हम यूज़ करते हैं वो डाई के साथ कंपैटिबल नहीं होता है, इसलिए वो उसे बाइंड नहीं कर पाता। तो हम क्या करेंगे, बाइंडर चेंज करके देख लेंगे। नेक्स्ट इज़ वी विल रिड्यूस ड्राइंग टेम्परेचर एंड यूज़ अ स्मॉलर पार्टिकल साइज़। अगर ये दोनों चीज़ें पहले की वर्क नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग का टेम्परेचर है वो रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइंग की वजह से ही ग्रैनुलेशन सरफेस तक डाई माइग्रेट हो रही है ना। तो हम ड्राइंग का टेम्परेचर कम कर देंगे और स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल यूज़ कर लेंगे। द थर्ड इज़ इम्प्रॉपरली मिक्सड डाई, स्पेशली ड्यूरिंग डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। जो डाई है वो अच्छे से मिक्सड ही नहीं हुई है डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में, तो उसकी वजह से भी मॉटलिंग का इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to mix properly and reduce size if it is of a larger size to prevent segregation। हमें क्या करना होगा, जो डाइस है वो अच्छे से मिक्स करने होंगे ग्रैनुलर मटेरियल के साथ में ताकि सेग्रीगेशन ना हो और लार्जर साइज़ के ग्रैन्यूल में और लोअर साइज़ के ग्रैन्यूल में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। द फोर्थ रीज़न इज़ इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर्ड बाइंडर सॉल्यूशन। अगर बाइंडर सॉल्यूशन के साथ कलर का प्रॉपर मिक्सिंग हुआ ही नहीं है तो भी मॉटलिंग हो सकता है। एंड फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल इनकॉर्पोरेट ड्राई कलर एडिटिव ड्यूरिंग पाउडर ब्लेंडिंग स्टेप एंड देन we will add fine powder adhesive such as acacia and tragacanth and mix well and finally add granulating fluid or we can say granulating liquid। अगर कलर्ड बाइंडर सॉल्यूशन के साथ इम्प्रॉपर मिक्स हो रहा है डाई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ड्राई कलर एडिटिव यूज़ करेंगे पाउडर ब्लेंडिंग स्टेप में, उसके बाद फाइन पाउडर एडिटिव ऐड करेंगे जो कि है अकेशिया और ट्रैगाकांत, और उसे ग्रैनुलेटिंग लिक्विड के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मॉटलिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। एंड द लास्ट टैबलेटिंग डिफेक्ट इज़ डबल इम्प्रेशन। अब ये डबल इम्प्रेशन होता क्या है, ये नाम ही इटसेल्फ इसका सजेस्ट कर रहा है कि ये डबल हो रहा है इम्प्रेशन। इट इन्वॉल्व ओनली दोज पंचेस विच हैव अ मोनोग्राम और अदर एनग्रेविंग ऑन देम। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम देख रहे हैं कि जिन पंचेस पे कुछ मोनोग्राम हो या फिर कुछ एनग्रेविंग हो तो वही पंचेस ये डबल इम्प्रेशन का इफ़ेक्ट दे सकते हैं, बाकी नॉर्मल पंचेस डबल इम्प्रेशन का इफ़ेक्ट नहीं देंगे। इसमें क्या होता है कि अपर पंच जो होता है उसका मोशन अनकंट्रोल्ड हो जाता है एंड इट कैन रोटेट ड्यूरिंग शॉर्ट ट्रैवल टू द फाइनल कंप्रेशन स्टेज एंड क्रिएट डबल इम्प्रेशन। अपर पंच का अनकंट्रोल हो जाता है रोटेशन और वो शॉर्ट ट्रैवल में फाइनल कंप्रेशन स्टेज तक जाकर एक डबल इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है। ये देखिए, अब ये जो टैबलेट है इसमें इम्प्रेशन क्या है, आई का, और ये जो है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हुआ है डबल इम्प्रेशन। यहाँ पे कुछ एक्स की तरह दिख रहा है, यहाँ पे कुछ के की तरह दिख रहा है। तो ये है एग्जाम्पल डबल इम्प्रेशन का, जहाँ पे सिर्फ आई इम्प्रेस होना था वहाँ पे एक्स या फिर के ऐसा इम्प्रेस हो रहा है। तो दिस इज़ अबाउट डबल इम्प्रेशन। अब देखते हैं कि रीज़न क्या है इसके, डबल इम्प्रेशन होता क्या है एक्चुअली। अब ये जो डबल इम्प्रेशन है ये ऑब्वियसली फॉर्मुलेशन से रिलेटेड नहीं है, ये मशीन से रिलेटेड है, क्योंकि पंचेस जो है जिसमें एनग्रेविंग होता है, मोनोग्राम होता है, उसी की वजह से डबल इम्प्रेशन होता है, तो उसमें फॉर्मुलेशन का कोई लेना देना नहीं है। सो वी विल सी द रीजंस। At the moment of compression, the tablet receives the imprint of the punch.
The lower punch freely drops and travels uncontrolled for a short distance before riding up the ejection cam to push the tablet out of the tie. क्या होता है, एक तो ये इशू है लोअर पंच का या फिर अपर पंच का। तो लोअर पंच और अपर पंच जब अनकंट्रोल्ड मोशन में आते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं, तब हम डबल प्रिंट रिसीव करते हैं टैबलेट पे अपर पंच से, इसीलिए डबल इम्प्रेशन हो जाता है। Now during this free travel, the punch rotates and at this point the punch may make a new impression on the bottom of the tablet that is resulting in double impression. अब देखते हैं कि डबल इम्प्रेशन के कॉजेज़ क्या है और उसके लिए रेमेडी क्या यूज़ करें। The first reason is free rotation of either punch, upper और lower during ejection of tablet. एक ही रीज़न है इसका कि अपर या फिर लोअर पंच, इन दोनों में से एक पंच का फ्री रोटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये डबल प्रिंट आ रहा है। अब ये अपर पंच और लोअर पंच का जो रोटेशन है वो होता कब है, वो एक्चुअली होता है टैबलेट इंजेक्शन के दौरान, इसलिए वो डबल प्रिंट आ जाता है। अब उसके लिए रेमेडी क्या करेंगे? द फर्स्ट इज यूज कीइंग इन टूलिंग, that is insert a key alongside of the punch so that it feeds the punch and prevents punch rotation. क्या करना है कि इसमें की यूज़ करनी है। अब ये की क्या करेगी, ये अपर पंच और लोअर पंच के पोजीशन को फिक्स कर देगी। तो क्या होगा कि उसका जो रोटेशन है, अनकंट्रोल्ड रोटेशन है पंच का, अपर और लोअर पंच का, वो नहीं होगा। तो इससे हम डबल इम्प्रेशन रेड्यूस कर पाएंगे, इन शॉर्ट प्रिवेंट कर पाएंगे इसे। The next remedy is newer presses have anti-turning devices which prevent punch rotation. अब ये जो मैंने आपको बताया डबल इम्प्रेशन का, ये पुरानी मशीन्स में होता था। अब न्यू प्रेसेस जो आई हैं, न्यू डिवाइसेस जो है, उसमें एंटी टर्निंग डिवाइसेस होते हैं जो पंच का रोटेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं, तो उससे डबल इम्प्रेशन होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे डबल इम्प्रेशन को टालने के लिए? एक तो न्यूअर डिवाइसेस यूज़ करेंगे या फिर जो पुरानी डिवाइसेस है उसमें कीइंग जो टूल है वो हम यूज़ करेंगे, ताकि हम डबल इम्प्रेशन के इफ़ेक्ट को एक टाइप पे सेट कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि डिफरेंट टाइप्स के टैबलेट के डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उस पर कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं और कौन कौन सी रेमेडीज़ अप्लाई करनी होती है जिससे हम टैबलेट के डिफेक्ट प्रिवेंट कर पाए या फिर उसे रिमूव कर पाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में हम देखेंगे कि टैबलेट कोटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अब तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या फिर आप अपनी कोई क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट छोड़ दीजिए, जिसका हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों ये जो एरो आप देख रहे हैं ये है मेरे चैनल का लोगो, इस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये है मेरे चैनल के कुछ रिलेटेड वीडियो की लिस्ट, जहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे